आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंस पार्टनर टीचिंग क्लब पे मैं आज आप सभी को क्लास 10th NCERT के केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 1 वीडियो दिखा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह मेरा पार्ट 1 वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बहुत सारे नॉलेज गेन कर पाओगे। और गाइज वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे में कोई कमी आए या फिर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हो मेरे को कमेंट करके, या फिर मेरे ईमेल आईडी का हमको बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक ईमेल आईडी बता दूंगा। मैं यहाँ पर अभी तक नोट में लिख ले रहा हूँ ईमेल आईडी बताने के लिए। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत कब पड़ती है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने का। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इससे पहले भी क्लास 9th के NCERT का चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर चुका है, मैटर इन आर सराउंडिंग वाला, जिसमें कि मैंने बता चुका है मैटर का किस तरह फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन मैं आज चाहता हूँ दोबारा फिर से वही चीज़ बताने के लिए कि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि आखिर हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैटर तो आप सभी जानते हैं गाइस। अगर आप नहीं जानते तो मेरा आप क्लास 9th का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो चैप्टर 1 का। या गाइस यह हो गया मैटर को तो हम लोग पता है कि पहले उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। आप लोगों को तो ये पता होगा, ये हम लोग को 9th में पढ़ना था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन को 5 टाइप्स में पढ़ा गया है, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है BEC। उसके बाद गाइस केमिकल क्लासिफिकेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। गाइस थोड़ा राइटिंग में मेरा मिस्टेक है क्योंकि मुझे आदत नहीं है मार्कर्स लिखने का, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है आप लोगों को समझने में। इसलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ताकि आप लोगों को समझ आ सके। प्योर और इम्प्योर हो गए। प्योर और इम्प्योर को हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट्स में, टाइप्स में। एंड व्हाट आर दिस? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और ये होते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड या गाइस एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसे हम लोग मेटल्स कहते हैं। 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक होता है थर्ड वन इज मेटलॉइड। हम लोगों ने इसके बारे में क्लास 9th NCERT केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, इज मेटल अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में, इस केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स किस तरह क्या होते हैं उनका डिवीज़न। और उसके बाद से कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड का हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड वो 3 जो डिवीज़न होते हैं किस प्रॉपर्टी में हम लोग डिवाइड करते हैं। कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने कंपाउंड्स के 3 प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में। एंड व्हाट आर दिस? एसिड्स, बेसिस एंड लास्ट वन इज सॉल्ट्स। यहीं से इसी कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और यहीं से हम लोग को स्टार्टिंग होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए। गाइस ये इम्प्योर है, इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इम्प्योर क्या होता है, एक ही टाइप होता है, वो होता है मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसलिए गाइस अभी थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए टाइम मैं वहाँ नहीं लिखा हूँ। लेकिन आप प्योर में देख सकते हैं, प्योर को मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं और कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार इस 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड व्हाट आर दिस? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए कि किसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, आई होप आप अभी तक बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं और मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, रिप्लाई कर दूँगा।
या सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड्स के बारे में। पहला पार्ट जो है हम लोग का है वो है एसिड। तो हम लोग एसिड के से स्टार्ट करेंगे कि आखिर एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट वन इज़ एसिड जो होता है उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट सोर होता है। हम लोग इसे जिसे हम लोग हिंदी में खट्टा कहते हैं, ये टेस्ट जो होता है एसिड का वो सौर होता है, खट्टा। मैं हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख सकता हूँ खट्टा, खट्टा। दूसरा जो होता है वो होता है कि उसका वो अगर हम लोग चेक करते हैं इंडिकेटर पे, बहुत तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से एक इंडिकेटर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं वेरीफाई कराने के लिए कि ये एसिड है या फिर बेस है, वो होता है लिटमस पेपर। आप लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में क्लास 7th से स्टार्ट कर दिया था पढ़ने के लिए। क्लास 7th में पढ़े थे, क्लास 8 में नहीं पढ़े हैं, फिर क्लास 9th में भी नहीं पढ़े हैं, फिर क्लास 10th में हम लोग को मिला है पढ़ने के लिए इस लिटमस पेपर के बारे में पढ़ने के लिए। तो लिटमस पेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर हम लोग एसिड ड्रॉप डालते हैं तो उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। गाइज मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड पॉइंट, व्हाट माई थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ये कि हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं बेसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इट्स न्यूट्रलाइज बेस, ये बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और डिकम्पोज कार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये डिकम्पोज होता है कार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट इज डिकम्पोज कार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोज ये भी एक तरह का इसका प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग को आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोग इसके लिए डीपली जाना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ आपको मैं पॉइंट दिखा दे रहा हूँ। डिकम्पोज कार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोज कार्बोनेट्स टू, मैं यहाँ पे शॉर्टकट CO2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। और लास्ट हम लोग का फिफ्थ पॉइंट जो है उसका क्या होता है, रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ अगर किसी भी एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि इट्स रिलीजेज हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, इट्स रिलीजेज हाइड्रोजन गैस विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ, ठीक है गाइस। ये मेटल्स लिखा हुआ है, मेटल्स के साथ। गाइस मैं जो बताता हूँ बहुत ही एडवांस तरीके से और डीपली बताता हूँ गाइस, इसलिए गाइस अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कहीं पे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और प्लीज़ केयरफुली एकदम ध्यान से देखना और सुनना है जो मैं बताऊँगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप लोग मैं जो भी बताऊँगा आप नहीं समझ पाओगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी मेरा वीडियो देखें तो उस चैप्टर का पार्ट 1 से स्टार्ट करिए देखना, क्योंकि अगर आप 20 से स्टार्ट करोगे देखना तो आपको नहीं समझ में आ पाएगा। समझ में आया कि नहीं गाइस? यहाँ पे टेस्ट का स्पेलिंग जो है वो टी के बदले ई होगा, टेस्ट ई छूट गया था। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। एक और आप लोग लिख सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं उसका जो pH वैल्यू होगा, pH वैल्यू इज़ लेस देन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 7। आप लोग ये 0 नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिख दो, लेस देन 7 होता है। pH स्केल पर जो इसका मेज़र किया जाता है वो इसका लेस देन 7 होता है। आई होप गाइज आप लोग इसको समझ पाए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गई है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है बेसिस। व्हाट इज़ बेसिस? अब बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, एंड बेसिस इज़ अ सेकेंड पार्ट अबाउट बेसिस के बारे में। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ इस फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? एसिड का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, टेस्ट इज इक्वल टू बीटर, टेस्ट इसका बीटर होता है। सेकेंड वन इज़ टर्न्स रेड टू ब्लू। क्या ये टर्न्स करता है? मैंने पहले ही बता दिया था, एक लिटमस पेपर होता है जिसका हम लोग एज ए इंडिकेटर हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि वेरीफाई करने के लिए ये एसिड है या फिर बेस है। तो अगर हम लोग इसका
लेते हैं रेड लिटमस और उसके ऊपर हम लोग एक बेस ड्रॉप डालते हैं, बेस ड्रॉप डालते हैं तो उसको वो रेड में चेंज कर देगा। ठीक है गाइस, सॉरी, अगर रेड लिटमस लेते हैं तो उसको ब्लू में चेंज कर देगा। अगर पहले से ब्लू है तो फिर वो ब्लू ही रह जाएगा, लेकिन अगर रेड लिटमस है तो उसको ब्लू में चेंज कर देगा। मतलब कि बेस को अगर रिजेक्ट कराएंगे लिटमस पेपर के साथ तो वो ब्लू कलर देगा। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। ओके गाइस, उसके बाद से थर्ड पॉइंट है, इसका हम लोग इसको यूज़ करते हैं हम लोग एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए। इट न्यूट्रलाइज बेस। हम लोग बेस का न्यूट्रलाइज कराने के लिए बेस का यूज़ करते हैं। और इसका जो हम लोग एक और हम लोग इमोशन बता सकते हैं। इस जो इमोशन नहीं, ये टच करेंगे तो कैसा फील होगा, सोपी टू टच, सोप साबुन वाला सोप जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर अ बाथ, सोपी टू टच। अगर टच करते हैं किसी भी बेस को तो सोपी टू टच होगा। ठीक है गाइस, इसका भी हम लोग एक लास्ट पॉइंट बता सकते हैं कि इसका लास्ट पॉइंट है, इसका जो पीएच होगा, पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 14 से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो हम लोग जिस पर मेज़र करते हैं पीएच स्केल जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो मेज़रमेंट होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो अगर भी किसी भी चीज़ का 7 से ज़्यादा और 14 से कम हो तो हम लोग उसे बेस कहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो हो गया एसिड और बेसिस के बारे में। सॉल्ट्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग पहले ये पता कर ले क्या क्या हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या फिर बेस है। ठीक है गाइस, अब हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट वी यूज़ दैट आर यूज्ड बाय अस फॉर टेस्टिंग दैट इट इज़ एसिड और बेस। आई थिंक गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक जो भी मैंने बताया समझा होगा। टेस्टिंग बाय द इंडिकेटर्स के द्वारा हम लोग चेक करेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है गाइस, ये थोड़ा छोटा जगह पड़ गया इंडिकेटर्स के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय द इंडिकेटर्स। अब शायद कट जाए, वहाँ तक अंदर आ जाए इंडिकेटर्स। या गाइस आप लोग देख सकते हो टेस्टिंग बाय द इंडिकेटर्स। सबसे पहला हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे इसके लिए, सबसे सिंपल और सबसे इजी जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। लिटमस पेपर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है। अब इसका प्रॉपर्टी में कि अगर हम लोग एसिड ड्रॉप को डालते हैं लिटमस पेपर पे तो ये फिर ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, रेड लिटमस चेंज कर देगा, या फिर पहले से अगर रेड लिटमस है तो फिर एज यूजुअल रह जाएगा। बट अगर बेस को चेक करते हैं तो क्या होता है कि उसका हम अगर रेड लिटमस है तो उसको ब्लू में चेंज कर देगा, अगर पहले से ब्लू में है तो फिर वो एज यूजुअल रहेगा। ये कंडीशन होता है लिटमस पेपर के साथ, मैंने इसको पहले से बता रखा है। तो फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर। ये होता है लिटमस पेपर के बारे में। अब गाइस दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ गाइस एक टॉपिक आता है अल्कली के बारे में। अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस इज़ कॉल्ड एन अल्कली। कोई भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उसे हम लोग अल्कली कहते हैं। और एक गाइस बहुत बढ़िया नोट है, वो नोट ये है कि ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। एल्कली के लिए एल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। अल्कली ये होता है, ओके। अल्कली के बारे में ये होता है, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली।
अल्कली ये होता है। नाउ इसका एक जो पॉइंट है मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है उसके बीच में बताने के कारण। एक जो नोट होता है, नोट फॉर अल्कली, all the alkalis are base, but all the bases are not alkalis। अल्कलीज क्या ये नोट है भाई? नोट ये है कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, बट जितने भी बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है। आप लोग इसे देख सकते हो। अल्कली क्या होता है, पहले अल्कली जान लेते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वाटर सोल्यूबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। इसका एग्जांपल में सोप आता है। सोप इज़ वन ऑफ द अल्कली। एग्जांपल में बता देना आप लोगों को गाइस, एग्जांपल सोप, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है। सोप दैट वी आर यूज फॉर बाथ, या गाइस सोप वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। वन ऑफ द एग्जांपल, सोप इज़ वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस। एंड उसके लिए नोट क्या है, जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, बट जितने भी बेस हैं जैसे सारे बेस अल्कलीज नहीं कहलाते हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ा नोट है गाइस। प्लीज़ सी टू इट एंड अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट। आई एम ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। नाउ गाइज, अब मेरा जो दूसरा टेस्टिंग के लिए है इंडिकेटर वो है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मिथाइल ऑरेंज है क्या और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानने के लिए। आखिर ये मिथाइल ऑरेंज होता है क्या, इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज आवर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है गाइस। अब हम मिथाइल ऑरेंज क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज रखा है। नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, ठीक है। अब इसको होता क्या है इसके साथ कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अगर मिथाइल ऑरेंज पे अगर हम लोग किसी भी एसिड ड्रॉप डालते हैं कैसा भी, तो ये हम लोगों को रेड कलर देता है। बट अगर इसी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पे अगर हम लोग बेस का कोई सोल्यूशन डालते हैं, बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, तो ये हम लोगों को येलो कलर देता है। तो सबसे पहले हम इसका नेचुरल कलर के बारे में जानेंगे। क्या इसका नेचुरल कलर क्या होता है। ये हो गया लिटमस, ये हो गया मिथाइल ऑरेंज। नेचुरल कलर जो होता है इसका ऑरेंज होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, इन एसिड सॉल्यूशन। और हम लोग कोई भी एसिड का सॉल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं उस पर, तो फिर वो हम लोग को रेड कलर देगा। एसिड सॉल्यूशन, SOLN ये शॉर्ट फॉर्म है। सॉल्यूशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी कुछ यूज़ कर सकते हो अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो अपने लिए खुद के लिए तो। और गिव्स येलो कलर फॉर बेसिक सॉल्यूशन, गिव्स येलो कलर फॉर बेसिक सॉल्यूशन। गाइस थोड़ा राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप थोड़ा कॉपरेट कर सकते हो मुझे। गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड गिव्स येलो कलर फॉर बेसिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज होता है, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज का स्पेलिंग थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, एन छूट चुका है, तो आप लोग उसको ठीक कर लोगे। और गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, अगर हम लोग उस पर कोई एसिड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हम लोग को रेड कलर देगा, या फिर अगर कोई हम लोग बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हम लोग को येलो कलर देगा। ये था हमारे सेकंड इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज के बारे में। आई होप गाइस आप लोग इसे समझ पाए होंगे। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है
मेरे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, राइटिंग प्रॉब्लम हो, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे तो मुझे पता है फ़िलहाल मेरे लैंग्वेज में और राइटिंग प्रॉब्लम दोनों बहुत मिस्टेक्स आ रही हैं। अब चलिए थर्ड पॉइंट है वो हम लोग फेनोल्फैथलीन के बारे में जानेंगे कि फेनोल्फैथलीन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। फेनोल्फैथलीन गाइस, इसका स्पेलिंग लिखने में थोड़ा मेरे को शायद लग रहा है कि मिस्टेक हो सकता है। आप लोग इसे बुक से देख कर कंफर्म हो पा खोल लेंगे कि सही है या फिर गलत। ऐसा तो उम्मीद है कि सही लिखा होगा मैं। फेनोल्फैथलीन या गाइस फेनोल्फैथलीन के बारे में जानेगा क्या कहता है ये फेनोल्फैथलीन, इसका क्या है रूल नियम जानते हैं। फेनोल्फैथलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जिस तरह वाटर कलरलेस होता है। सॉरी गाइस, लिखने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, क्या करोगे, कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। कलरलेस होता है फेनोल्फैथलीन। हाँ, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। फेनोल्फैथलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन। अगर कोई हम लोग एसिड सोल्यूशन करते हैं, एसिड सोल्यूशन अगर इसमें हम लोग ड्रॉप आउट करते हैं तो ये हम लोग को कलरलेस देगा। बट अगर हम लोग कोई भी बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो ये हम लोग को पिंक कलर देगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एसिड के लिए कलरलेस और बेस के लिए बेस अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग को पिंक कलर देगा। क्या देगा दोस्तों। हाँ गाइस, तो मैंने बताया कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए वो हमें पिंक कलर देता है। ठीक है, फेनोल्फैथलीन के साथ अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये हो गया फेनोल्फैथलीन के बारे में। ठीक है, फोर्थ वन इज व्हाट इज आवर फोर्थ इंडिकेटर इज दैट वी यूज फॉर वेरी नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है वो होता है टर्मरिक, हल्दी जिसे बोलते हैं टर्मरिक का भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर वेरीफाइंग एदर इट इज़ एसिड और अ बेस। ओके गाइज, अब इसका क्या फंडा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कैसे क्या वर्क करता है, कैसा ये क्या देता है इसके बारे में। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। ये हम लोगों को तो पता है कि इसका नेचुरल कलर जो होता है वो फिर येलो होता है, तो आखिर नेचुरल कलर येलो होता है, ये येलो होता है, येलो पीला कलर। और ये टर्न्स कर जाता है किस में, बेसिक सोल्यूशन अगर हम ट्राई आउट करते हैं तो इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। कोई भी अगर बेसिक सोल्यूशन उसके साथ हम लोग करते हैं तो ये रेड कलर में हो जाता है। और एसिड के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसे छोड़ देते हैं। सिर्फ हम बेसिक के बारे में, अगर बेसिक सोल्यूशन अगर ये है या नहीं, दो ऑप्शन ही होगा, या तो फिर ये एसिड होगा तो बेसिक होगा। अगर बेसिक है तो हम लोग चेकआउट करते हैं, अगर कलर चेंज हो गया तो पता चल जाएगा, अगर रेड कलर आ गया तो इससे पता चल जाएगा कि वो बेसिक सोल्यूशन है। अगर नहीं आया तो इसे हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं कि वो एसिड है फिर। तो बेसिक के लिए या फिर कौन सा कलर देता है, रेड कलर। या गाइस मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास कराने के लिए, अगर आप लोगों को सहमत हो, मेजॉरिटी ज़्यादा हो, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताना कि आप लोग लाइव क्लास चाहते हो या नहीं। अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके अपना व्यू दे सकते हो, उसके मेजॉरिटी के अनुसार मैं आएगा तैयारी करूँगा। या गाइस, अब हम लोग का लास्ट एक है, लास्ट हम लोग का जो इंडिकेटर है, कौन सा वो इंडिकेटर है, सबसे नया रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज जो होता है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये ऑब्टेन फ्रॉम द रेड कैबेज। ये रेड कैबेज मिलता है। कैबेज हम लोग देखते हैं ग्रीन कैबेज, उसी तरह का रेड कैबेज भी होता है। रेड कैबेज का जो हम लोग लीफ इसमें यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है जैसा टर्मरिक है। इसका जो कलर होता है नेचुरल कलर वो रेड होता है। जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन अगर रेड कैबेज के साथ करते हैं तो वो रिमेंस एसिडिक, रिमेंस रेड कैबेज। मतलब कि अगर हम लोग उसके लीफ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर जो होगा वो रिमेंस सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर हम लोग उसके साथ बेसिक सॉल्यूशन ट्राई करते हैं तो हमें ग्रीन कलर देगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। इस तरह से एक ये भी है।
देखो गाइस, आप लोगों को लिटमस पेपर मिल जाएगा मार्केट में, सभी तरह के मिल सकते हैं मार्केट में, या फिर स्कूल में आप लोगों को लैब कराया जाता होगा। लेकिन अगर आप लोग घर बैठे हुए करना चाहते हो तो टर्मरिक और आप लोग रेड कैबेज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हम लोग खाने में इस रेड कैबेज का यूज़ करते हैं। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सब इतने सारे इंडिकेटर्स के बारे में जान पाए। आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, भाई बहन, उसे भी एडवाइस देना इस वीडियो को देखने के लिए। रेड कैबेज जो होता है, इसका नेचुरल कलर जो होता है वो रेड ही होता है। एसिडिक मीडियम में इसका अगर एसिड ट्राई करते हैं तो ये रेड ही देता है, और जब बेसिक ट्राई करते हैं बेस, तो फिर ये हम लोग को ग्रीन कलर देता है। अब इस लॉकडाउन की वजह से गाइस मैं इससे बड़ा बोर्ड पर नहीं ला पाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जितना जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो उतना जल्दी मैं इससे बड़ा बोर्ड ला पाऊँ और भी हाई फाई तरीके से आप लोग मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है गाइस, एसिडिक मीडियम में ये होता है। अब गाइस हम लोग जाएंगे एसिड्स के टाइप्स के बारे में। एसिड्स के भी दो तरह के टाइप होते हैं। पहले इसे मैं इरेज कर लूँ, और आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसे एक बार अपना आँख बंद करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, किताब को आपको एक बार फिर से एक तरह का रिवीजन हो जाए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। सो गाइस, मैं 2 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए मैंने अभी तक क्या क्या बताया। तब तक मैं हेडिंग डालता हूँ। इससे ना रिमेंबरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक चीज़ को एक बार देख के ध्यान से सोच लेने पर ज़्यादा दिनों तक टिकती है। तब तक मैं हेडिंग डालता हूँ। सोचो क्या क्या होते हैं, क्या क्या अभी तक सही होता नहीं है, क्या क्या मैंने अभी तक बताया। सोचो और दिमाग लगाओ। अब आंखें खोल लो। अब कितना सोचोगे, जितना बताया उतना आप लोगों ने सोच लिया। चलो, एसिड्स के 2 तरह के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है हम लोग उसे मिनरल एसिड्स कहते हैं। आखिर ऑर्गेनिक क्या होता है? द एसिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसा एसिड जो कि प्लांट मटेरियल में यूज होता है या फिर प्रेजेंट होता है और या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि साइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब ये हमारे लिए होते हैं और ये हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं, ताकि हम लोग का खाना आसानी से पच पाए, डाइजेस्ट हो पाए, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। हम लोग इस सब सारे एसिड्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह क्या यूज़ होते हैं इस सबके, और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तभी तो हमारे काम आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और उसके बाद से ऐसा एसिड्स, द एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द नेचुरल या फिर मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ये तो सबसे ईजी है। फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ पे जितने भी मिनरल्स है उससे जो फॉर्म होते हैं उसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं, और जो हमारे अंदर प्रेजेंट हो या फिर किसी प्लांट मटेरियल से प्रेजेंट हो या फिर उससे बना हो उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना डालूंगा, फ्रॉम समझा तो दिया है मैंने, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो सबसे सिंपल है, ट्रिकली याद रखो, किसी भी चीज़ को ट्रिकली याद रखो, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो। डेफिनेशन सब यार हम लोग खुद से बना सकते हैं, इतना आज के ज़माने में इंग्लिश का ट्रेंड हो गया है। मैंने स्टार्टिंग किया था गाइस हिंदी से ही पढ़ाई का, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपना लैंग्वेज चेंज करके हिंदी कर लिया। नहीं तो अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा क्लास 9 का, या फिर पार्ट 2 भी क्लास 9 का देखिएगा। मैं साइंस और मैथ्स बेसिकली पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, और बहुत जल्द ही NTSC के लिए मैं मेंटल एबिलिटी भी स्टार्ट करूँगा, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। सॉरी, वो तो बात की बात है। लेकिन मैंने जो शुरुआत का आप लोग जो मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें फुल्ली इंग्लिश बताया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, जिसको मैंने अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया और मिनरल एसिड्स नहीं हिंदी में स्टार्ट कर दिया। मिनरल एसिड्स ये होगा, मिनरल एसिड्स फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ।
फ्रॉम मिनरल्स। मैं अपने इस चैनल पर गाइस क्लास 9th के NCERT साइंस मैथ से लेकर क्लास 12th के NCERT मैथ साइंस तक बताऊंगा, और क्लास 10th के लिए मैं स्पेशली मेंटल एबिलिटी बताऊंगा। फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ये हो गया एसिड के टाइप में। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसमें से एक है एरेनहेनियस कंसेप्ट। कि एरेनहेनियस का कंसेप्ट था। एरेनहेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना क्या क्या कंसेप्ट दिया था, उनके अनुसार क्या क्या होता है एसिड बेस के बारे में उनका क्या थॉट था, उस सब के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग इसे देख लें ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल बेसिस एसिड्स के बारे में कि किसका क्या होता है। ठीक है गाइस, ये इस पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है एरेनहेनियस कंसेप्ट। उसके बाद से मैं आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो बहुत ही जल्द दूंगा। बस आप लोग गाइस मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए, मैं अपने पाथ से डाइवर्ट ना हो, इसलिए मुझे आप लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो प्लीज़। एरेनहेनियस कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक फॉर दिस पार्ट। एरेनहेनियस कंसेप्ट गाइस, अगर आप लोग स्पेलिंग को लेकर कोई इशू मत करना, क्योंकि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे को एडवाइस कर सकते हो कि इस स्पेलिंग में मैंने कहाँ क्या गलती किया कमेंट करके। एरेनहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनका क्या थॉट था बेस के बारे में और एसिड्स के बारे में। उनका कहना था कि ऑल द सबस्टांसेस विच गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। जितने भी तरह के सबस्टांस होते हैं, अगर वो H+ आयन को डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उससे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या है गाइस, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। ऑल द सबस्टांसेस विच गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। कोई भी सबस्टांस को अगर हम लोग ऑल द सबस्टांस विच गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड, कोई भी सबस्टांस अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और वो हम लोग को H+ आयन दे दे, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। कोई भी सबस्टांस हो जाए, एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से सोचिए, क्योंकि खुद से सोचने में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। तो ऑल द सबस्टांसेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट गिव्स H+ आयन is known as to be a acid, and this concept is given by Arrhenius, and this is the one of the concept about acid given by Arrhenius। गाइस, मैं इसको लिखना नहीं चाहूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर चलिए लिख भी देता हूँ। all the substances which give H+ ion when dissolved in water are called acid. All the substances which give H+ ion, all the substances which gives H+ ions when dissolved in water are called acids. When dissolved H+ ion when dissolved in water are called acid. In water are called एसिड, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। ऑल द सबस्टांस विच गिव H+ आयन, किसी भी सबस्टांस को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और हम लोग H+ आयन दे दें, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। और बेस का क्या अबाउट क्या कॉन्सेप्ट था इनके अकॉर्डिंग, द सबस्टांस विच गिव OH- व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड बेस। इन अकॉर्डिंग था एरेनहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी सबस्टांस को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो हमें OH- आयन दे दे, उसे हम लोग बेस कहेंगे। सेम टू सेम था, but it gives OH- instead of H+ ions। यहाँ पे OH- आयंस होगा OH- आयन इंस्टीड ऑफ H+ आयंस। ये था एरेनहेनियस कंसेप्ट उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने दिया था। उनका क्या थॉट था इसके बारे में। एक गाइस, आप लोगों को एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन कॉन्जुगेट क्या होता है।
प्रोटोन कॉन्जुगेट होते हैं वो द एसिड एंड बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन आर नोन एज प्रोटोन कॉन्जुगेट। कोई भी एसिड और बेस उसको डिफर किया जाता है प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन के बेस पर, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोन कॉन्जुगेट। ठीक है गाइस, ये ले लीजिए सबसे छोटा पॉइंट, आप लोग इसे नोट या एक्स्ट्रा नॉलेज कर सकते हो। गाइस मैं बहुत ही एडवांस तरीके से बताता हूँ, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग अपना एनसीईआरटी पढ़ा उसमें एरेनहेनियस कंसेप्ट और प्रोटोन कॉन्जुगेट के बारे में नहीं दिया हुआ है। प्रोटोन या फिर कहीं मैंने पुराना वाला एडिशन पढ़ा हुआ है, उसमें तो नहीं दिया था, कहीं पता नहीं कहीं न्यू वाले एडिशन में दे दिया हो प्रोटोन कॉन्जुगेट। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, द एसिड एंड द बेस विच डिफर बाय अ प्रोटोन आर नोन एज अ प्रोटोन कॉन्जुगेट। द एसिड एंड बेस which differ by a proton are known as proton conjugate, उसी को हम लोग प्रोटोन कॉन्जुगेट कहते हैं। द एसिड एंड द बेस विच डिफर बाय अ प्रोटोन आर नोन एज प्रोटोन कॉन्जुगेट। सो गाइस आज का मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आगे का मैं ये बताना चाहूँगा, आगे के पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, फिर से ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट भी बताऊँगा, उसका क्या ड्रॉबैक्स था, लिमिटेशंस था एरेनहेनियस कंसेप्ट का, उसका सब बेसिसिटी और प्रोटोसिटी भी बताऊँगा एसिड का, और एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी भी बताऊँगा बेस का, वो बेसिसिटी और प्रोटोसिटी एसिड का, और फिर एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी बेस का, ये दोनों एक ही होते हैं। फिर से लिविस कंसेप्ट भी बताऊंगा आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट्स भी, ये सब बहुत ही एडवांस तरीके से बताऊंगा गाइस। बस एंजॉय करके पढ़ते चलिए और जानते चलिए, और 2 नए लोगों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सकें, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप पर लिख देता हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग या गाइस। और एक और चीज़ गाइस, ये कि अगर किसी को ज़रूरत हो सिर्फ एरेनहेनियस कंसेप्ट के बारे में या फिर सिर्फ प्रोटोन कॉन्जुगेट को, तो ये दोनों के बारे में मैं अलग अलग पार्ट में डाल दूंगा, एक नया नोट के टाइप में अलग अलग वीडियोस बना के। बट गाइस आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे पार्ट 1 को देख पाओ, ताकि आप भी ये ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ, और पार्ट 2 इस तरह कंटिन्यू करके चलता हूँ। ठीक है गाइस, आज मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू गाइस।